नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही ईरान के साथ बिजनेस करने वाले किसी भी देश पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है और इसका मकसद ही देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर तेहरान की ही हिंसक कार्रवाई के चलते उस पर दबाव बढ़ाना है। ईरान में राजनीतिक अशांति के दौरान ही कथित तौर पर लगभग 600 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे में ईरानी सरकार का दबाव बढ़ाने के लिए ही अमेरिका ने उसके साथ कारोबार करने वाले देशों पर अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान किया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ही इस कदम को अंतिम और निर्णायक बताया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल और माघ बिहू के अवसर पर देश और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति ने कहा है कि यह त्योहार भारत की समृद्ध कृषि परंपराओं और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने सभी के जीवन में सुख समृद्धि की कामना भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में भाग लिया। इस दौरान ही उन्होंने स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर ही उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री भी आपको बता दें कि होने वाले थे और प्रधानमंत्री ने ही युवाओं को भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि किन विचारों, ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ ही शक्ति राष्ट्र निर्माण भी निभा रहा है और अपने विचारों और कौशल से ही देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाए। कार्यक्रम में देश भर के युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया और उन्होंने अपने अनुभव और साझा किए। तो पीएम ने युवा संवाद में भाग लिया है और इसके साथ ही आपको बता दें, स्वामी विवेकानंद की श्रद्धांजलि के अवसर पर उन्होंने यहां पर पहुंचे हुए थे। युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण अग्रणी कार्यक्रम जहां पर पीएम मोदी मौजूद रहे, युवा शक्ति ने निभाई भूमिका, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। और इसके साथ में आपको बता दें कि भारी संख्या में यहाँ पे लोग भी, अतिथि भी मौजूद रहे। तो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। साथियों, बीते दशक में बदलाव का, रिफॉर्म्स का जो सिलसिला हमने शुरू किया, वो अब रिफॉर्म एक्सप्रेस बन चुका है और इन रिफॉर्म्स के केंद्र में आप है, हमारी युवा शक्ति है। जीएसटी में हुए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म से युवाओं और एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रोसेस और आसान हो गई है। अब 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स जीरो हो गया है। इससे नई नौकरी वालों या नया बिजनेस शुरू करने वाले नौजवानों को उनके पास बहुत ज्यादा बचत होने की संभावना बढ़ गई है। साथियों, आप सभी जानते हैं, आज बिजली सिर्फ रोशनी का माध्यम नहीं है। आज एआई, डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे हर इकोसिस्टम के लिए ज्यादा बिजली की जरूरत है। इसलिए आज भारत एश्योर्ड एनर्जी सुनिश्चित कर रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ा रिफॉर्म यानी शांति एक्ट इसी लक्ष्य के साथ किया गया है। इससे न्यूक्लियर सेक्टर में तो हजारों नए जॉब्स पैदा हो गए ही, बाकी सेक्टर्स पर भी इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होने वाला है। साथियों, दुनिया के अलग अलग देशों की अपनी जरूरतें हैं, अपनी डिमांड है। वहां वर्कफोर्स लगातार घट रही है। हमारा प्रयास है कि भारत के युवा दुनिया भर में बन रहे अवसरों के लिए तैयार हो। इसलिए स्किल डेवलपमेंट से जुड़े सेक्टर्स में भी लगातार रिफॉर्म किया जाना चाहिए और हम कर रहे हैं। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद अब हायर एजुकेशन से जुड़े रेगुलेशन को रिफॉर्म किया जा रहा है। विदेशी यूनिवर्सिटीज भी अब भारत में अपने कैंपस खोल रही हैं। हाल में ही हजारों करोड़ रुपए के निवेश के साथ पीएम सेतु प्रोग्राम शुरू किया गया है। इससे हमारे हजारों आईटीआई अपग्रेड किए जाएंगे।
ताकि युवाओं को इंडस्ट्री की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से ट्रेन किया जा सके। बीते समय में दुनिया के अलग अलग देशों के साथ भारत ने ट्रेड डील्स की है। ये भी भारत के युवाओं के लिए नए नए अवसर लेकर आ रही है। भारत की अध्यक्षता में ही 2026 में ब्रिक्स का मंच कमल से ही सजने जा रहा है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को ब्रिक्स 2026 के आधिकारिक लोगो और वेबसाइट लॉन्च की है और इस लोगो में ही मौजूद कमल सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। लॉन्च के बाद ही विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत की अध्यक्षता के दौरान ही ब्रिक्स समूह के जरिए वैश्विक कल्याण को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, खासकर ऐसे समय में ही जब समूह अपनी 20वीं वर्षगांठ मना रहा है। बता दें आपको कि दुनिया की 5 बड़ी व्यवस्थाएं जो है अर्थव्यवस्थाएं ब्राजील, रूस, भारत और चीन और इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह की अगुवाई करती हैं। इसकी स्थापना साल 2006 में हुई थी और बीते कुछ सालों में समूह का तेजी से विस्तार हुआ, जहां पर मिस्र और इथियोपिया और ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इसके साथ ही इंडोनेशिया भी पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही दक्षीय और बहुसत्रीय संयुक्त सैन्य सेवा चिकित्सा शिविर के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित ये शिविर दूरदराज से इलाके के नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि व्यापक स्क्रीनिंग, शुरुआती जांच, समय पर चिकित्सकीय सलाह और मुफ्त दवाओं का वितरण लंबे समय तक स्वास्थ्य लाभ में योगदान देगा। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि भारतीय नौसेना 12 से 17 जनवरी के बीच लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड में एक मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का आयोजन कर रही है। यह कैंप देश के हर नागरिक तक, खासतौर पर रिमोट एंड आइलैंड टेरिटरीज में रहने वाले लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की हमारी कमिटमेंट को दिखाता है। मैं रिमोट एंड आइलैंड टेरिटरीज में रहने वाले अपने नागरिकों से यह कहना चाहता हूं कि आपकी वेल बीइंग की जिम्मेदारी सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रही है। इस मेडिकल कैंप के माध्यम से आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की ट्राई सर्विसेज टीम एडवांस्ड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज और स्पेशलिस्ट केयर सीधे लोगों के डोर स्टेप तक लेकर पहुंची है। इसमें प्लांट सर्जरीज एंड कैटरैक्ट ऑपरेशंस यानी मोतियाबिंद के ऑपरेशन जैसी सेवाएं भी शामिल हैं। यह इनिशिएटिव मैरीटाइम सिक्योरिटी से आगे बढ़कर नेशन बिल्डिंग एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में इंडियन नेवी की महत्वपूर्ण भूमिका का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल स्पेशलिटीज की उपलब्धता से कंप्रिहेंसिव स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस, टाइमली मेडिकल एडवाइस एंड इंटरवेंशंस और मेडिसिन का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन संभव हो पाया है, जिससे लोकल पॉपुलेशन के लॉन्ग टर्म हेल्थ में सुधार आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सरकार स्वस्थ भारत के संकल्प के साथ काम कर रही है। हमने हेल्थ सेक्टर में न सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया है, बल्कि आयुष्मान भारत और जन औषधि केंद्र जैसे इनिशिएटिव्स के माध्यम से लोगों की वेलबीइंग का भी ध्यान रखा है। हमारे इस संकल्प की पूर्ति में आप सबकी इनिशिएटिव्स बेहद महत्वपूर्ण है। मैं इंडियन नेवी और आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की उनकी निष्ठा और निस्वार्थ सेवा के लिए सराहना करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार आगे भी ऐसे इनिशिएटिव्स को पूरा समर्थन देती रहेगी ताकि देश के हर कोने तक क्वालिटी हेल्थ केयर पहुंच सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ही 362 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली BSL-4 बायो कंटेनमेंट सुविधा का ही शिलान्यास किया और यह अत्याधुनिक केंद्र 11,000 वर्ग मीटर में ही विकसित किया जाएगा। इसे देश की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए मजबूत किया
किला बताया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें, अमित शाह ने कहा है कि पिछले कई सालों से ही भारत वैश्विक स्तर पर आवश्यक शोध में पीछे था, लेकिन इस सुविधा से ही युवा वैज्ञानिक को नए अवसर मिलेंगे और देश उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। एक विशाल संकुल के अंदर 362 करोड़ की लागत से 11,000 वर्ग मीटर में देश की जैव सुरक्षा का एक मजबूत किला यहां बनने जा रहा है। हम सब जानते हैं, हम कोरोना से उभर चुके हैं, निकल चुके हैं। जिस प्रकार के दुनिया भर के अंदर रिसर्च की जरूरत है, इसमें कई सालों तक कहीं न कहीं हम पिछड़े हुए थे, पीछे पड़े थे। अब ये फैसिलिटी बनने से इसमें इस क्षेत्र के काम करने वाले युवाओं को एक नया मौका भी मिलेगा और भारत इस क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से आगे निकल पाएगा, इसका मुझे विश्वास है। योगी सरकार ने एक बार फिर सिस्टम में पारदर्शिता लाने की दिशा में बड़ा और सख्त फैसला लिया है। प्रदेश में संपत्ति की रजिस्ट्री से जुड़ा हर बड़ा लेन देन अब पूरी तरह से डिजिटल होगा। 20,000 से ज्यादा की रजिस्ट्री फीस अब नगद नहीं, सिर्फ ऑनलाइन। और इसके साथ ही भ्रष्टाचार पर लगाम, बिचौलियों पर वार और आम आदमी को राहत। ये फैसला क्यों अहम है, किसे होगा फायदा और किसे होगी परेशानी, इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। डिजिटल रजिस्ट्री पारदर्शी व्यवस्था योगी सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश में जमीन, मकान और संपत्ति की रजिस्ट्री सालों से भ्रष्टाचार, नगद लेन देन और दलालों की शिकायतों से जुड़ी रही हैं। रजिस्ट्री कार्यालयों में नगद भुगतान को लेकर गड़बड़ियों की शिकायतें लगातार सरकार तक पहुंचती रही। इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए योगी सरकार ने बड़ा और निर्णायक कदम उठाया। क्या कहता है नया आदेश? शासन द्वारा जारी नए आदेश के मुताबिक अब उत्तर प्रदेश में 20,000 से अधिक की रजिस्ट्री फीस किसी भी हालत में नगद स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर फीस 20,000 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा है तो भुगतान सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही होगा। नेट बैंकिंग, यूपीआई या सरकार द्वारा मान्य अन्य डिजिटल पेमेंट सिस्टम यह आदेश 12 जनवरी 2026 से प्रदेश के सभी 75 जिलों में पूरी तरह लागू कर दिया गया है। पहले क्या थी समस्याएं? रजिस्ट्री के दौरान भारी रकम नगद में दी जाती थी। यही नगद लेन देन भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ बनता था। कई मामलों में रसीदों में गड़बड़ी, अतिरिक्त वसूली और दलालों की भूमिका सामने आती रही। सरकार का मानना है कि नगद लेन देन खत्म होते ही भ्रष्टाचार की संभावना भी खत्म हो जाएगी। डिजिटल भुगतान से क्या बदलेगा? ऑनलाइन भुगतान से सबसे बड़ा फायदा होगा तत्काल भुगतान की पुष्टि। अब ना लाइन में लगने की जरूरत, ना कैश गिनने का झंझट और ना ही रसीद के लिए इंतजार करना। हर भुगतान का डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा जो भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में सबूत के तौर पर काम आएगा। सरकार का दावा है कि डिजिटल रिकॉर्डिंग के चलते वित्तीय गड़बड़ी की संभावना लगभग शून्य हो जाएगी। जनता को क्या होगा फायदा? इस फैसले से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। अब लोगों को लाखों रुपए नगद लेकर रजिस्ट्री दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा का खतरा खत्म, चोरी लूट की आशंका खत्म और काम भी पहले से ज्यादा तेज। खास तौर पर महिलाओं और बुजुर्गों के लिए फैसला राहत भरा माना जा रहा है। ग्रामीण इलाकों की बड़ी चुनौतियां। हालांकि ग्रामीण इलाकों में डिजिटल भुगतान को लेकर कुछ चुनौतियां भी हैं। इंटरनेट की उपलब्धता, डिजिटल जानकारी की कमी और तकनीकी समस्या। सरकार का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल जागरूकता अभियान तेज किए जाएंगे ताकि कोई भी व्यक्ति इस नई व्यवस्था से वंचित न रहे। सरकार की तैयारी और निर्देश। प्रदेश के सभी उप निबंधक कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। हर कार्यालय में ऑनलाइन भुगतान के लिए पूरी तकनीकी व्यवस्था हो। अधिकारियों को चिताया गया है कि 12 जनवरी के बाद किसी भी हालत में भारी रकम नगद स्वीकार न की जाए। आदेश का उल्लंघन करे एक्शन को न्योता देगा। योगी सरकार का यह फैसला केवल एक नियम नहीं बल्कि सिस्टम सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। डिजिटल भुगतान, पारदर्शी व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार।
अब रजिस्ट्री होगी आसान, सुरक्षित और पूरी तरह ट्रैक करने योग्य। रजिस्ट्री प्रक्रिया को कैशलेस बनाकर योगी सरकार ने साफ संदेश दिया है, अब व्यवस्था बदलेगी और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिजिटल इंडिया की यह पहल जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। प्रगति पोर्टल पर ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब हम प्रगति की बात करते हैं तो ये नए भारत की कार्य संस्कृति का ही नया उदाहरण है, जिसका मतलब है सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन। और आज देश प्रदेश में जो भी परिणाम देखने को मिल रहा है, ये प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में तकनीक का बेहतर करते हुए अंतर विभागीय समन्वय का एक ऐसा मंच है जहां पर इन सभी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक बेहतर प्रयास किया जा सके। जब हम प्रगति की बात करते हैं तो प्रगति यह आज हमारे नए भारत की कार्य संस्कृति का एक नया उदाहरण है, जिसका मतलब है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। यानी यह केवल देश के बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट की समीक्षा नहीं है, अभी तो यह देश के अंदर नए भारत की नई कार्य संस्कृति का भी एक उदाहरण बन चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश का नेतृत्व संभालने के साथ ही डिजिटल गवर्नेंस, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जो एक सशक्त आधार दिया, प्रगति ने उसके माध्यम से सिद्ध करके दिखाया है कि इंटेंट, टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी एक साथ आती है। यानी जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो आउटकम्स अपने आप सुनिश्चित हो जाते हैं। ये जो कुछ भी आज परिणाम देखने को मिल रहा होगा, देश के अंदर मिल रहा है या प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए अंतर मंत्रालय या अंतर विभागीय समन्वय का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर इन सभी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक बेहतर प्रयास किया जा सके। इसकी शुरुआत 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी ने प्रारंभ किया था, जब उन्होंने स्वागत यानी स्टेट वाइड अटेंशन ऑन गवर्नेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी इस पोर्टल के माध्यम से उन्होंने उस समय नागरिक शिकायतों के निवारण में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाने के उद्देश्य से यह विकसित किया था। प्रगति यानी जिसके बारे में मैंने भी कहा, यानी प्रगति का मतलब प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, यानी ये उसी का एक राष्ट्रीय स्वरूप है जहां मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, सामाजिक योजनाएं हैं, सिस्टम रिफॉर्म को लेकर टीम इंडिया के अप्रोच को इसके माध्यम से सुदृढ़ किया गया है। यह दर्शाता है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा ने ही नागलोई मुजफ्फरगढ़ रोड पर ही शुद्धिकरण और नाली निर्माण कार्य का विधिवत उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य सड़क की गुणवत्ता सुधारना, जलभराव की समस्या से राहत देना और यातायात को सुगम बनाना है।
उद्घाटन के दौरान ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार राजधानी के सड़कों और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस परियोजना से स्थानीय निवासियों और दैनिक यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने परियोजना को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने पर जोर दिया है ताकि आम जनता को जल्द से जल्द लाभ मिल सके। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा ने बताया कि सड़क शुद्धिकरण के साथ साथ नालियों के निर्माण से ही बरसात के भी मौसम में जलभराव की समस्या में कमी आएगी। एलजी महोदय आज हम सबके बीच में इस त्योहार के मौके पे पहुंचे हैं। मैं दिल की गहराई से अपने उपराज्यपाल श्रीमान विनय सक्सेना जी को भी बहुत बहुत बधाई देती हूं और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने पे उनका धन्यवाद करती हूं। आज इस कार्यक्रम को हम सब कर सके, लगातार इस काम के पीछे पड़ के आज ये दिन आया कि त्योहार वाले दिन हम इस काम को शुरू कर पाए। इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे मेहनत करने वाले हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भाई परवेश वर्मा जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं। मेरे छोटे भाई, यहीं से विधायक और दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भाई पंकज सिंह जी, जो लगातार इस रोड के बारे में चिंतित रहते थे। पीछे जब एक कार्यक्रम था, पंकज जी की माता जी की क्रिया थी, मेरा आना हुआ तो उन्होंने कहा देखो दीदी किस तरह की ये हमारी परिस्थितियां हैं, हम यहां रहते हैं और सालों से ये रोड बनी नहीं है। तब भी हमने इस रोड को जल्दी से जल्दी बनाने का काम हो उस पर ध्यान दिया था। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित और लगातार इस क्षेत्र की चिंता करने वाली, एक एक काम के लिए जूझने वाली हमारी क्षेत्र की सांसद मेरी बहन कमलजीत सहरावत जी और साथ के एरिया से सांसद भाई योगेंद्र चंदोलिया जी, आपको भी मैं बधाई देती हूं कि आप दोनों का लगातार हमारे पीछे रहना और इस काम की चिंता करना, वो भी इसमें बहुत सहयोगी हुआ और इतनी बड़ी योजना को आज हम क्रियान्वित। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी के खिलाफ कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए। दिल्ली की मंत्री ही कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर उनको लेकर इसके अपराध किया है ऐसा कहा और इसके साथ ही वो फरार हैं और लापता है। वहीं पर पोस्टर फिरोज शाह रोड के पास भी नजर आए हैं जहां पर उन पर निशाना साधा गया है। ये पोस्टर सिख गुरु तेग बहादुर पर ही आतिशी के कथित टिप्पणी को लेकर हो रहे विवाद के बीच में लगाए गए हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे पर आतिशी के इस्तीफे की मांग की है और आप मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया है। पोस्टरों में ही आतिशी को निशाना बनाया गया और इस मामले में सिख समुदाय की भावनाएं शामिल है। पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा में बड़ा हंगामा देखने को मिला और बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी के खिलाफ स्पीकर को पत्र दिया और उनकी समस्या रद्द करने की भी मांग की है। बता दें आपको कि बीजेपी का आरोप है कि आतिशी ने इस पवित्र विषय पर ही कुछ अच्छा नहीं कहा, बल्कि ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं जिससे सिखों के नवे गुरु का अपमान हुआ और धार्मिक भावनाएं आहत हुई। कायदे से अरविंद केजरीवाल जी को आतिशी मार्लिना को बुलाना चाहिए था और आतिशी से कहना चाहिए था माफी मांगो और पंजाब पुलिस को तो इसमें बिल्कुल शामिल नहीं करना चाहिए था। जैसे झूठे मुकदमे करे गए हैं, ऊपर वाला भी देख रहा है, ईश्वर देख रहा है। भगवंत मान जी, केजरीवाल के चक्कर में अपना धर्म खराब मत करो, अपना आस्था खराब मत करो। आपको राजनीति की जगह राजनीति करिए, लेकिन इस विषय पर मत करिए। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आतिशी मार्लिना को यह कहना चाहता हूं, भागो मत, डरो मत, छुपो मत, फरार मत हो, मीडिया के सामने आओ, जनता के सामने आओ। और ये एक पोस्टर है जो आज हम लोग रिलीज करने जा रहे हैं मीडिया के सामने और देश की जनता के सामने।
फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।